नमस्कार, आज है 23 अगस्त, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस आपके अपने फेवरेट शो इंडिया 360 में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की हेडलाइंस। विप्रो के बाद इन्फोसिस ने भी कर्मचारियों के वेरिएबल पे में की कटौती, दिया मार्जिन में कमी का हवाला। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, कंपनियों की कमाई घटने की भरपाई आखिर कर्मचारियों से क्यों। बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा बेनामी संपत्ति कानून 2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं, मामले में 3 साल की सजा का प्रावधान भी अब खत्म। बिग टेक कंपनियों की आज संसद की स्थायी समिति के सामने हुई पेशी। एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस पर उबर, मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और ट्विटर ने दी सफाई। सभी ने एक सुर में एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस को नकारा। मंगलवार को मंगलमय रहा शेयर बाजार। सेंसेक्स 257 अंक तो निफ्टी 87 अंक उछलकर बंद। बैंक निफ्टी में 400 अंकों की तेजी। दिल्ली में फिर केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच ठनी। एलजी बोले बिना मुख्यमंत्री के साइन के मेरे पास भेजे जा रहे प्रस्ताव, दी हिदायत मुख्यमंत्री के साइन के बिना न भेजें प्रस्ताव। और सशस्त्र बलों को मिला फास्ट ट्रैक रूट से हथियार खरीदने की छूट। सूत्रों के हवाले से खबर, इमरजेंसी में सेना फास्ट ट्रैक आधार पर खरीद सकेगी हथियार। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, इस नई पावर के क्या क्या हैं फायदे। तो ये थी हेडलाइंस। अब दिन भर क्या क्या हुआ पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक न्यूज अपडेट क्या रहा। और दिन भर आज जिस खबर पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह को लेकर मचे घमासान पर। दरअसल टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की। मामला सामने आते ही बीजेपी ने टी राजा को निलंबित कर दिया। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर 10 दिन में जवाब भी मांगा है। टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। टी राजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यहां हैदराबाद में टी राजा सिंह को लेकर हंगामा जारी था, वहां बिहार में मंदिर का एक मामला तूल पकड़ने लगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे तो उनके साथ बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी भी थे। मंदिर मुख्य द्वार पर अहिंदू प्रवेश वर्जित लिखा हुआ था। इसके बावजूद गैर हिंदू मंसूरी मंदिर में गए तो इस पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए इसे हिंदू धर्म का अपमान तक करार दे दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि बिहार में धर्म की रक्षा कैसे होगी। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में काफी दिनों से शिवसेना को लेकर चल रहे विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और शिवसेना किसकी इस मामले पर अब संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच के पास भेजा है। इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल का निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं। इन सब पर संविधान पीठ विचार करेगी। गुरुवार से संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इस दरमियान 2 दिन तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। पूनम जैन को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। वहीं सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। हालांकि अभी तक सत्येंद्र जैन की जमानत पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चार्जशीट में कुल 10 आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को ईडी ने इसी साल 30 मई को गिरफ्तार किया था, तभी से वे न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। बीजेपी नेता, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि उनके परिवार ने इसे साजिश करार दिया है। उनकी बहन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक दिन पहले ही सोनाली ने उनसे बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी मां से कहा था कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। बताएं कि 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट की भी फार्म हाउस में मृत मिले थे।
सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एंकरिंग से की थी। 2 साल बाद 2008 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण को जो है ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के पास समुद्र में अंजाम दिया गया। यह मिसाइल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित होगी। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है जो इसकी सटीकता को और बढ़ाता है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। 7 सितंबर से शुरू होने वाली कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन आज लॉन्च कर दिया गया। इस यात्रा से जुड़ने के लिए वेबसाइट पर भी लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से लोगों को साथ जोड़ा जा सके, ये तैयारी है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 5 सितंबर को 32 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। ये यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी और कन्याकुमारी से 12 राज्य होते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। कांग्रेस की यात्रा 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से और शुरुआत हम कर रहे हैं देश पर पड़ रही मौसम की मार से जुड़ी खबरों से। देश के कई इलाकों में इस वक्त मौसम की मार पड़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। कई जिलों में अभी भी बारिश जारी है। सागर सहित कई जिलों में रेस्क्यू चलाया जा रहा है। राजस्थान के ब्यावर में भी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां के भी कई जिलों में बाढ़ से जिंदगी बेहाल है। उत्तराखंड के टिहरी में आसमानी आफत जमकर बरसी। यहां घर के अंदर मलबा जा पहुंचा। बादल फटने से आए सैलाब में कई घर तबाह हो गए। कई लोगों के घायल होने की खबर है। बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड में सिर्फ टिहरी जिले में बुरे हाल नहीं है बल्कि यहां के कई गांव आसमानी आफत की चपेट में हैं। जी मीडिया हर उस गांव तक पहुंच रहा है जहां लोग अब रहने से डर रहे हैं क्योंकि उस मंजर का खौफ अब यहां रहने नहीं दे रहा। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। टिहरी का कुमालडा गांव जहां रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है और यहां मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं यहां से ये जो नदी है पीछे की तरफ से ही बड़े तेज बहाव के साथ जैसी आप देख रहे हैं इससे 10 गुना ज़्यादा पानी यहाँ पर था और जो पीछे से जो गांव थे, जो गाड़ियाँ जो कि रिजॉर्ट में थी, पार्किंग में खड़ी थी, वो सब गाड़ियाँ और कई लोग बताए जा रहे हैं इस पानी के बहाव में आगे की तरफ बहते हुए चले गए। और उसके बाद यहाँ ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वाला जो मकान है ये भी सारा डैमेज हुआ है। पूरी जो लेन आप देखेंगे, पूरी सड़क थी यहाँ से जाने के लिए, पूरी सब यहाँ से डैमेज हो गई है। और इसी के साथ यहाँ पर आकर के एक जो कार यहाँ पर आकर के फंसी है, इसकी हालत देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इस कार के परखच्चे उड़ गए हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पानी है वो यहाँ से कंटिन्यू निकलता जाए। और ये बता रहे हैं कि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि इसके ऊपर से जहाँ पर लोग खड़े होकर के देख रहे हैं इसके ऊपर से पानी गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नीचे का जो लेवल है और उसके साथ जो ऊपर जो कि लोग यहाँ से गुजर रहे हैं ऊपर से पुल के ऊपर से, इसके ऊपर से पानी गया। तो अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर था। और इसी के साथ तमाम पूरा इलाका यहाँ देखेंगे सारा रिहायशी है। सब लोग अचानक से डर गए जब रात में अचानक से यहाँ पर तेज़ आवाज़ें आने लगी, पत्थरों के गिरने की आवाज़ें आने लगी, तो लोगों में डर पैदा हो गया। और किस कदर यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखें कि यहाँ जो नीचे जो लोग हैं यहाँ पर रहते थे उनके सारे घरों में पूरा जो मलबा है वो घुस गया। अंदर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी उनकी, वो सारी डैमेज हो गई हैं। पूरा जो इलाका आप देखेंगे सब का सब यहाँ पर जो कि सब
कुछ यहाँ तबाह हो गया है। लोगों में डर पूरा बना हुआ है और अब भी लोगों को लग रहा है कि कहीं अब दोबारा से जो पानी का तेज़ बहाव ना आ जाए, क्योंकि बहुत कुछ अब इनका तबाह हो गया। जो उन्होंने एक एक करके सब जोड़ा था, सब कुछ इस सैलाब के साथ आगे की तरफ बहता हुआ चला गया। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, टिहरी। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। बढ़ते एट्रिशन रेट से जूझ रही आईटी कंपनियों के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। आईटी कंपनियां अपने घटते मार्जिन से परेशान हैं और कम मार्जिन की भरपाई के लिए अब कंपनियों ने कर्मचारियों पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। आईटी कंपनियां कर्मचारियों के वेरिएबल पे आउट में या तो बड़ी कटौती कर रही हैं या फिर भुगतान में देरी कर रही हैं। विप्रो के बाद अब इन्फोसिस भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस ने औसत वेरिएबल पे आउट में 30% तक की कटौती कर दी है। कंपनी ने जून तिमाही के लिए 70% वेरिएबल देने की बात कही है। कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वहीं विप्रो ने बी और सी ग्रेड कर्मचारियों को वेरिएबल नहीं देने का फैसला किया है, जबकि जूनियर कर्मचारियों को 70% वेरिएबल देने की बात कही गई है। वहीं टीसीएस के भी चुनिंदा श्रेणी के कर्मचारियों का वेरिएबल पे 1 महीने तक टालने की खबर आई थी, लेकिन इस पर कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उसने ऐसा कोई फैसला अभी नहीं किया है। इन्फोसिस, विप्रो भले ही वेरिएबल पे कम कर रही हो या उन्हें टाल रही हो, लेकिन कई कंपनियों ने अपना मार्केटिंग बजट कम करना भी शुरू कर दिया है। कुछ ने गैर जरूरी ट्रैवल समेत दूसरे खर्चों को कम कर दिया है। आईटी कंपनियों की तरफ से हो रही इस कटौती के लिए मार्जिन में आई कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ज्यादातर आईटी कंपनियों का जून तिमाही में मार्जिन काफी घटा है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। वहीं उसका ऑपरेटिंग मार्जिन इस दौरान 23% के करीब रहा है, जो पिछले साल इस तिमाही में 25% के करीब था। इन्फोसिस की तरह ही विप्रो और टीसीएस का मार्जिन भी घटा है। विप्रो का मार्जिन जून तिमाही में 15% रहा, जो 2019 के बाद सबसे कम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मार्जिन में कमी क्यों हुई। आईटी कंपनियों का कहना है कि एनुअल सैलरी इंक्रीज, टैलेंट मैनेजमेंट और ट्रैवल एक्सपेंसेस का खर्च बढ़ने की वजह से दबाव दिख रहा है। लगातार बढ़ते एट्रिशन रेट को कम करने के लिए आईटी कंपनियों ने फ्रेशर्स की हायरिंग बढ़ा दी। इसके साथ ही कर्मचारियों को रिटेन करने पर भी कंपनियों ने ज्यादा खर्च किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आईटी कंपनियां या फिर किसी भी सेक्टर की कंपनी क्यों ना हो, उनके प्रॉफिट या मार्जिन में कमी आने की कीमत हमेशा कर्मचारी ही क्यों उठाएं? क्या आईटी कंपनियों के पास अपना मार्जिन सुधारने के लिए कोई और रास्ते नहीं है? दबाव क्या सिर्फ जब बनता है तो वो कर्मचारियों के वेरिएबल्स या पे कट के रूप में ही सामने आता है, उसे मैनेज करने की जो स्ट्रैटेजी होती है? क्या यही एकमात्र स्ट्रैटेजी है या कुछ और भी रास्ते हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे दो बेहद खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मास्टेक के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशांक देसाई सर जुड़ चुके हैं। अशांक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशांक सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग लॉजिक्स हैं सर, वेरिएबल्स को या तो स्क्वीज करने के पीछे या फिर पोस्टपोन करने के पीछे। आपको इस वक्त इंडस्ट्री का वेरिएबल, कर्मचारियों के लिए तो वेरिएबल संकट ही कहेंगे इसे, इस वेरिएबल संकट के पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, आज आईटी इंडस्ट्री एक इश्यू फेस कर रही है। यहाँ एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ टैलेंट शॉर्टेज है, और टैलेंट शॉर्टेज की वजह से एट्रिशन है। तो एट्रिशन जब होता है तब नया रिक्रूट करना पड़ता है, तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है। जब एट्रिशन रेट आपका 20% हो तो आपको इतने सारे आदमी, इतने सारे प्रोग्रामर, सिस्टम पीपल रिप्लेस करने को, तो ऐसे में एक कॉस्ट प्रेशर तो बढ़ ही जाता है। तो सब ये जो कोई रिस्पॉन्स है आज, वो थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर को रिड्यूस करने की तरफ है। तो
ये सिचुएशन जो है मेरे ख्याल से कुछ परमानेंट सिचुएशन नहीं है। आज एक इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से जा रही है जहां एक तरफ उनको टैलेंट की जरूरी है, मगर दूसरी तरफ टैलेंट का एट्रिशन भी है। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन में बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, तो आईटी इंडस्ट्री उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है सर। रजनी सर, मैं आपके पास आऊंगा। अब ये सारा एट्रिशन की वजह से अगर हो रहा है तो मुझे बताइए ये हेल्प कहाँ कर रहा है? अपने मार्जिन जो स्क्वीज हुए हैं कंपनीज का, उसका बोझ अगर आप कर्मचारियों पर डाल देंगे तो फिर से एट्रिशन हो जाएगा। फिर कर्मचारी बोलेंगे कि हमको तो वेरिएबल ही नहीं देते हैं साहब, ये हम चले दूसरी कंपनी में, तो फिर से एट्रिशन आ जाएगा। फिर तो सॉल्यूशन कहाँ है? देखिए, बड़ा पेचीदा सा सवाल है दीपक, और इसका ना कोई सीधा आंसर देना बड़ा मुश्किल है। मगर ये मान के चलिए कि जिस तरह से हम लोग पैंडेमिक के बाद बाहर आ रहे थे, मैं आपको वापस जनवरी के इस साल के मैं ले जाता हूँ, जबकि बड़ा सेंटीमेंट हाई था और उस समय अनाप शनाप तरह के ऑफर्स चल रहे थे आईटी सेक्टर में। लोगों को डबल ऑफर्स हो रहे थे, ट्रिपल टाइम्स ऑफर हो रहे थे। तो वो एक तरह का बबल बनता सा जा रहा था और वो बड़ा ही शॉर्ट टर्म एक स्टेप था आईटी इंडस्ट्री का। मैं हैरान नहीं हूं कि उस बबल में थोड़ी सी ये चोट आई है अभी, और काफी कंपनीज ने, बिकॉज इतनी पैंडेमिक से इतना अनसर्टेनिटी एक आया इंडस्ट्री में कि सब लोग थोड़ा बड़े कॉशियस हो गए और उन्होंने वेरिएबल सैलरी के ऊपर ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया, ना कि फिक्स सैलरी पे, ताकि वेरिएबल उनके हाथ में रहेगा और जैसी कंपनी परफॉर्म करेगी वैसा ही वो ऑफर करेंगे अपने कर्मचारियों को। मगर क्या आपका सही सवाल है कि क्या सिर्फ हमें कर्मचारियों पे ही ये पूरा बोझ डालना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई और ऐसे एरियाज हैं, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, सीनियर लेवल पे आई थिंक अगर हम वेरिएबल नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, मैं मानता हूँ। दूसरा, ट्रैवल पे कटौती होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन ऐसे समय में। और तीसरा, मार्केटिंग पे भी अगर आप जितना कुछ खर्च कर रहे होंगे तो शायद वहां पर भी अगर आप एक तरह से थोड़ा सा लगाम खींचे अपना और उस पर थोड़ा कंट्रोल करें तो कहीं ना कहीं ये सारा बोझ कर्मचारियों पे एक्चुअली नहीं आना चाहिए। तो हमें इनोवेटिव वेज में सोचना होगा कि किस तरह हम लोग और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अशांक सर, अच्छा, जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं या परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, तो उसमें हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि कर्मचारी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही? आप कंपनी की परफॉर्मेंस भी तो देखिए, और कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए क्या सिर्फ कर्मचारी की ही परफॉर्मेंस जिम्मेदार है? हो सकता है मैनेजमेंट लेवल पे कुछ डिसीजन गलत हुए हों, हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में कुछ डिसरप्शंस आए हों। कर्मचारी शायद अगर कर्मचारी अपनी काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस से जोड़कर फिर वेरिएबल को क्यों काट दिया जाता है? देखिए, एक बात आपको जरा ध्यान में रखनी चाहिए कि वेरिएबल पे जो है उसका परसेंटेज जो रहता है, पर्टिकुलरली जो आईटी प्रोफेशनल्स रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डिलीवरी में रहते हैं, वो बहुत सा ज्यादा नहीं रहता है। ये वेरिएबल परसेंटेज बहुत कम रहता है, ज्यादातर सैलरी फिक्स ही रहता है। तो ऐसी बात नहीं है कि जब रेवेन्यू कम हो जाए या परफॉर्मेंस कम हो जाए उसका 100% पर प्रेशर एम्प्लॉयज पे आता है। ऐसी कंपनी कभी करती नहीं है। एक थोड़ा सा पोर्शन जो है जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है कि एक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, हाँ, और उसका इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस पर हुआ, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा सर, अच्छा, आई एम सॉरी सर, मैं आपको रोक रहा हूं। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में। आई एम सो सॉरी। बट सर, एक बात बताइए, अगर ये इसका बहुत छोटा हिस्सा है वेरिएबल, तो फिर कंपनी का मार्जिन क्योंकि स्क्वीज हो गया साहब, इसलिए वेरिएबल रोक दिया गया। अब कहां कंपनी का मार्जिन? वो तो बहुत बड़ा टर्म है सर, कंपनी का मार्जिन, कंपनी का प्रॉफिट, ये तो बहुत बड़ा टर्म है। और आप कह रहे हैं कि वेरिएबल तो छोटी सी बात है, तो फिर इतनी बड़ी चीज को आप इतनी छोटी चीज से जोड़कर क्यों देखते हैं? फिर जाने दीजिए वेरिएबल्स, अगर इतना ही कम है तो। इसके लिए आपको आईटी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ओके सर। आईटी इंडस्ट्री जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है।
तो हमारा मेजर कॉस्ट जो रहता है वो खाली सैलरी रहता है। 65% तक, 60 to 65% तक वो कॉस्ट हमारा सैलरी रहता है। ओके। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे इम्पैक्ट सैलरीज का बहुत ही होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सैलरी एक बहुत छोटा पार्ट है और बाकी जगह सबसे हो जाएगा, ऐसी बात आईटी इंडस्ट्री में नहीं रहती है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको सप्लायर्स रहते हैं, आप बहुत सारे बाहर से खरीदते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि सैलरी कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है, इसलिए उसका ही बड़ा हो जाता है। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 60 to 65% के आसपास जो है वो सैलरी में जो है आईटी इंडस्ट्री का ये कहना है कि उनका जाता है। लेकिन अगेन मैं बार बार एक ही चीज को पे आने की कोशिश कर रहा हूं रजनी सर, कि इसका फायदा या नुकसान आखिर क्या है। आपने आज वेरिएबल रोक दिए, आपने चलिए दूसरे खर्चों पे आपने उन पे कैप किया है, वो हमको समझ में आता है रजनी सर, कि आपने आने जाने पर जो है वो यात्राएं जो है वो कम कर दी हैं या कंपनी के दूसरे खर्चे कम कर दिए हैं। चूंकि वेरिएबल सीधा सीधा मोराल से जुड़ा हुआ होता है कर्मचारी के, और वो अंत में देखता है कि मेरा वेरिएबल कितना आया। अगर 100% आया तो उसके मन में एक संतुष्टि होती है कि हाँ यार मैंने 100% परफॉर्म किया। वो वाली थ्योरी नहीं देखता है कि मेरी कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, वो उसको अपने से जोड़ता है। सो ये एक सेंटिमेंटल इश्यू है कर्मचारी के लिए वेरिएबल्स। तो ऐसे में अगर आईटी कंपनियां वेरिएबल्स पर चोट कर रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने लिए थोड़ा सा एक गड्ढा खोद रही हो, ऊपर से एट्रिशन अलग चल रहा है। रजनी सर नहीं, इसमें आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका असर डेफिनेटली एट्रिशन पे पड़ेगा। लोगों को एक तरह से उनको लगता है कि जो विश्वास उनको दिया गया था कि आपको एक एक्स मनी एक्स्ट्रा मिलेगा वेरिएबल के तौर पे, और उस पे अगर हम जैसे जैसे देने की बारी आती है और अगर अनाउंसमेंट शुरू होती है कि इतनी कटौती हो रही है, इतनी कटौती हो रही है, तो बहुत नेचुरल है कि कोई ना कोई भी कर्मचारी दूसरा एक रास्ता ढूंढना शुरू करेगा और दूसरे कंपनीज में जाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है, सिचुएशन ऐसा है कि ये एक इंडस्ट्री वाइड स्टेप लिया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत भी होगा एक तरह से कि आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि सुनने को जो खबर आ रही है, ये करीब करीब आप देखिए तीनों जो बड़े कंपनीज हैं आईटी के, तीनों ने इस टाइप का स्टेप पिछले एक हफ्ते में उन्होंने एक वन आफ्टर अनदर उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो नेचुरली एक तरह का ये भी फीलिंग जाना जरूरी है कर्मचारियों में कि इंडस्ट्री की उतनी हालत ठीक नहीं है, और इसमें कर्मचारियों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ना कि तुरंत रिजाइन कर दें। जैसा कि आपने बोला कि शायद टीसीएस इसको डिले कर रही है 1 महीने के लिए, और जैसा प्रशांत सर ने भी बोला कि इसमें हमें इसको हमें एक शॉर्ट टर्म जैसा स्टेप देखना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म। तो मेरा मानना है कि अगर अच्छी कम्युनिकेशन हो इसके अराउंड जो भी कटौती हो रही है, तो मनोबल को बनाया जा सकता है और हमें एट्रिशन को भी हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक सर। तो मार्केट फोर्सेस का भी कुछ इसमें रोल है, बट कहीं ना कहीं हमें इंटरनल अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वाकई में जब इस तरह के कमजोर लम्हे आते हैं तो कंपनी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एक सिंक होना बहुत आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा उनके मोराल को बढ़ाना, कंपनी के साथ उनका एसोसिएशन वो अटैच्ड रहे, इंटैक्ट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कैसे करेंगी कंपनियां, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अशांक सर, आपका सजेशन क्या होगा? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अगर एट्रिशन थोड़ा सा सुधरता भी है तो भी जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है वो शायद प्री कोविड लेवल पर अभी आ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एट्रिशन को रोकना था तो आपने मेरे ख्याल से 70-80% जो एम्प्लॉय आज की डेट में काम कर रहे हैं आईटी कंपनीज में, वो तो आपने हायर साइड पे लिए हुए हैं। तो अभी ये इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। आपका इन्फ्लेटेड जो वेज बिल्स हैं उसकी समस्या कंपनियों के लिए, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे सर? एट्रिशन भी देखना है, परफॉर्मेंस भी देखनी है, इन्फ्लेशन भी देखना है, कैसे मैनेज करेंगे सर आईटी कंपनियां? आपका सजेशन। देखिए, आईटी इंडस्ट्री आज 40 बरस से काम कर रही है जी, और आईटी इंडस्ट्री में सैलरी बढ़ाना एवरी ईयर ये तो रोज की बात है, समझे ना आप। कई बरस में ज्यादा हो सकती है, थोड़े बरस में कम हो सकती है, मगर सैलरी इंक्रीज तो कंटिन्यूअसली हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में।
फिर भी आईटी इंडस्ट्री कंपेटिटिव रही है ईयर आफ्टर ईयर। आज आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो ग्रोथ रेट की वजह है 15%, 20% जो बढ़ रही है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जहां हम सैलरी भी बढ़ा रहे हैं हर ईयर को। तो हम वो कॉम्पेंसेट कैसे करते हैं? तो बहुत सारे बाकी लीवर्स रहते हैं आज कंपनियों में। एक लीवर है कि हमारी कस्टमर्स भी हमें ज्यादा रेट देती है। जब सैलरी बढ़ती है तब उनको भी पिंच आता है, उनके कस्टमर, उनके एम्प्लॉयज को भी सैलरी देनी पड़ती है ना। जी जी। तो वो एक बात है। दूसरी बात है कि कंटिन्यूअस सिस्टम इंप्रूवमेंट चालू रहता है। आज सिस्टम इंप्रूवमेंट जब हम करते हैं, प्रोसेस जो रहते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली इम्प्रूव ईयर आफ्टर ईयर। वो तो कंटिन्यूअसली हमारा क्वालिटी सेल रहता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट सेल रहता है, तो वो एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो है प्रोग्रामर की वो बढ़ती रहती है। वो दूसरी बात है। तीसरी बात आज ऐसी है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट जा रही है कि इतने सारे नए टूल्स आ रहे हैं। अभी नो कोड लो कोड एक नाम है, अभी सब लोगों को समझेगा नहीं, ये अगर आईटी इंडस्ट्री में जो है उनको समझेगा। एक नया दौर आया है, उसके पहले अजाइल करके दौर आया था। तो ऐसे दौर आते रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो ये तीसरा रीजन है। और चौथा रीजन ये भी है कि एक डेप्रिसिएशन रहता है डॉलर और रुपी का। आज हमारा 65% रेवेन्यू यूएस में है, पाउंड में 18-20% है। तो ये डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस रहता है, उसका भी फायदा होता है। तो ऐसे 4 फैक्टर जो है उसकी वजह से जो सैलरी इंक्रीज होती है उसको कॉम्पेंसेट होते जा रहा है। तो 40 वर्ष से इंडस्ट्री कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है और सैलरी भी बढ़ती जा रही है। तो सबको फायदा हुआ, एम्प्लॉइज को फायदा हुआ, सैलरी बढ़ गई, कस्टमर्स को फायदा हुआ, उनको सॉफ्टवेयर मिल गया, और कंपनीज और शेयर होल्डर को फायदा हुआ, उनका प्रॉफिट बढ़ गया। ये विन विन साइकिल जो है वो चल रहा है और ऐसे ही चलते रहे। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं सर, विन विन साइकिल सबके लिए चलता रहे। कुछ दिनों पहले जब पैंडेमिक के दौर में हम लोग थे, फिर WFH आया, वर्क फ्रॉम होम आया, कहा यह भी गया कि सेविंग्स भी हुई हैं। पैंडेमिक और वर्क फ्रॉम होम लेड जो सेविंग्स हुई हैं उससे कंपनियों के मार्जिन थोड़ा सा बढ़ने शुरू हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हम वापस लौट रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लौट रहे हैं काम पर, कंपनियों का खर्चा बढ़ रहा है। अब काम कितना बड़ा ये देखना पड़ेगा, लेकिन और बीच में एट्रिशन आ गया तो कंपनियों पर भी दबाव है। लेकिन जैसा सर कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन, तो इस विन विन सिचुएशन में हम तो एम्प्लॉय की बात अवश्य करेंगे। इस विन विन सिचुएशन में एम्प्लॉय के लिए एक बेहतर माहौल बने, वो इंडस्ट्री के योगदान में, भारत की अर्थव्यवस्था के योगदान में अपना पूरा देता रहे, और उसके लिए उसे जितना मोराल चाहिए, उसे जितने इंसेंटिव्स चाहिए वो उसे मिलते रहें। इसी उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशांक सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। रजनीश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। केंद्र सरकार भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले कर रही है, और इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने सेना को एक बड़ा वित्तीय अधिकार दे दिया है। इस अधिकार के तहत सेना इमरजेंसी में फास्ट ट्रैक आधार पर स्वदेशी हथियार और गोला बारूद खरीद सकेगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC की बैठक में यह फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें छनकर आ रही हैं, उनके मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। प्रत्येक अनुबंध की ऊपरी सीमा 300 करोड़ रुपए रखी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक नई प्रक्रिया देरी को कम करेगी और सशस्त्र बलों को जो परिचालन संबंधी कमियां हैं उनको तेजी से दूर करने में मदद करेगी। इससे पहले सरकार ने सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद पहली बार सेना के तीनों अंगों को ये शक्तियां दी थी। इसके तहत सेना को गोला बारूद के स्टॉक, कल पुर्जों के निर्माण के लिए इमरजेंसी में वित्तीय शक्तियां सौंपी गई थी। आपको बताएं कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में जबरदस्त तनाव आ गया था, और मौजूदा वक्त में पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार भारत को उकसाने का काम कर रहा है। ये अहम अधिकार मिलने के बाद सेना किसी भी संघर्ष या आक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक हथियारों से खुद को लैस कर सकेगी। सशस्त्र बलों के पास हथियार और अन्य चीजों को खरीदने के लिए लंबी सूची है। इस फैसले से इन हथियारों को खरीदने की राह आसान होने की उम्मीद है।
चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज सर। जनरल सिवाज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये फैसला, आई एम शॉक्ड कि मैं ये फैसला अब देख रहा हूं। मुझे लगा, लिटरली, हो सकता है मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा सा कमजोर हो इस मामले में, लेकिन मुझे लगा कि इमरजेंसी पावर शायद ऑलरेडी सेना और तीनों दलों के पास होंगी। ये क्यों नहीं थी? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा अब तक क्यों नहीं थी। इमरजेंसी में खरीद फरोख्त की कुछ शक्तियां तो सेना के पास होनी चाहिए थी। आप हर जगह को ब्यूरोक्रेसी में इतना क्यों घुसा देते हो? तो ये अब तक क्यों डिले हुआ सर? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि ये उरी के बाद ही आया। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अब जो एक्विजिशन के लिए इमरजेंसी पावर दी हैं, मैं ये बात से सहमत हूँ, ये तो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। क्योंकि ये सच्चाई है कि आपके पास जो प्रेजेंट सिस्टम है वो बहुत कम्बरसम है। जब तक आपको उसकी अप्रूवल मिलती है, सामान आता है, तब तक वो इमरजेंसी खत्म हो ही जाती है। और अब जो दी थी 2016 के बाद, मुझे लगता है इट इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन, और उसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जिस प्रकार से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई मंडे को, और ये फिर दोबारा परमिशन दे दी कि आप 300 करोड़ तक का सामान खरीद सकते हैं बिना परमिशन लिए हुए MOD की। और ये जो आपका जो डिफेंस बजट है, रेवेन्यू, उसमें से खरीद सकते हैं। इसमें देखो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इससे फायदा क्या है। देखो, अगर हम अपने पुराने टाइम में जाएं कि जब उरी के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सिचुएशन खराब हो गई थी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई जैसे कई माहौल होने लगे थे, हमने हथियार खरीदे। और उसके साथ साथ जब 2020 के अंदर मई में जब चीन ने 3 डिवीजन लेके आया, तो हमने काफी ऐसे हथियार खरीदे जिनको हमें इमीडिएटली जरूरत थी। फॉर एग्जांपल, हमें T-72 और T-90 के एम्यूनिशन की बहुत जरूरत थी, वो इमीडिएटली हमने खरीदा। हीरोन जो हमने सर्वेलेंस की जो UAV है वो चाहिए थी हमें, लद्दाख के एरिया में सर्वेलेंस के, वो हमने इससे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से परमिशन लेके जो हमें ये इमरजेंसी पावर मिली थी वो हमने खरीदा। इसी प्रकार जब हमने रफेल लिया था, रफेल के अंदर 3 एक प्रकार से मिसाइलें हैं। एक तो स्कैल्प है जो कि ग्राउंड टू एयर है, वो बियॉन्ड यूजुअल रेंज है, ऑलमोस्ट 500 से 600 किलोमीटर है। एक है उसके अंदर माइका है, एयर टू एयर। जो तीसरी हमने मिसाइल खरीदी वो थी कि एयर टू ग्राउंड, जो हार्डन टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके, हैमर मिसाइल, जिसको बंकर को डिस्ट्रॉय, वो हमने ये फास्ट ट्रैक वाले तरीके से खरीदी। फिर हमने जो ये सॉगर 6 सॉगर असॉल्ट राइफल है, ये बहुत टाइम लगा रहा था और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों को चाहिए थी, वो भी हमने फास्ट ट्रैक मेथड से ली। तो मेरा मतलब ये है कि ये आने से बहुत अच्छा हो गया है कि दोनों बातें हैं। एक बात बताइए सर, आपने इतने सारे हथियारों का जिक्र किया, इतने जरूरी हथियार, और देखिए इनको फास्ट ट्रैक तरीके से जब हमने लिया तो फिर दुश्मन का माकूल जवाब भी हमने दिया। आप मेरे को बताइए सर, ये इतनी इसमें नेतागिरी और बाबूगिरी क्यों थी अब तक? क्या इनको सेना पे विश्वास नहीं है कि ये 300-400 करोड़ रुपए तक की खरीद फरोख्त कर लेंगे, अपने से कर लेंगे, अपने डिसीजन मेकिंग से कर लेंगे? इतना विश्वास क्या हमारे ब्यूरोक्रेसी को या हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को सेना पर नहीं था क्या? नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं ये कमी है कि अभी तक ये पावर क्यों नहीं थी। इमरजेंसी पावर होनी चाहिए थी, और ये तो बहुत जरूरी है। आप हर बारी अगर दोबारा अप्रूवल लेने जाएंगे तो वो बहुत कम्बरसम तरीका है। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, और अभी कम से कम तो हम समझ गए हैं कि आपके पास पावर होनी चाहिए। देखो, ये कैपिटल फंड से नहीं है, ये आपके रेवेन्यू फंड से है। आपको ये पहले ही पैसा मिल चुका है डिफेंस को। फर्क ये आया है कि आप इसको फास्ट ट्रैक मेथड से लेते हैं, ना आपको MOD की अप्रूवल चाहिए, और ना वो जो सिस्टम है जिसमें कम से कम साल से ज्यादा लग जाता है, तब तक तो इमरजेंसी खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो तरीका है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आपको इमरजेंसी परचेज का, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इतना टाइम क्यों लगा, ये पहले मिलनी चाहिए थी। पर मैं अभी भी यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए एक अच्छा तरीका है, और जिससे हमारे को जो ये वेपन इक्विपमेंट इमीडिएटली चाहिए वो फास्ट ट्रैक पे 3 से 6 महीने में आ जाता है। ये एक खूबसूरत बात है। और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, हमने जो अगले 25 साल का अपना रोड मैप रखा है, हालांकि सरकार की ओर से कोई व्यापक रोड मैप तो नहीं आया सामने, लेकिन आइडिया के लेवल पर हमें मालूम है कि अगले 25 साल में हमें कहां जाना, अमृतकाल हमें कहां ले जाएगा। उसके लिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बहुत आवश्यक है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। आप देखिए, चीन ताइवान के मोर्चे पर जो है वो लगातार आक्रामक युद्धाभ्यास उसका चल रहा है।
पाकिस्तान से हमें जो थ्रेट्स मिलते हैं उनको सब जानते हैं। पाकिस्तानी एजेंसियां गुजरात तट के पास जो समुद्री इलाका है वहां पर लगातार ऑपरेशंस कर रही है, और भी दूसरे हैं। और अब तो हमारी जो चुनौतियां हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत बढ़ रही हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में। और अगर उसे हमें डोमिनेट करना है तो हमें अपने आप को बहुत इक्विप करना होगा, अपनी बुनियादी चीज़ों को, बुनियादी समस्याओं को दूर करना होगा। उसमें ये मील का पत्थर है सर। जाते जाते सर, क्या बदल जाएगा इससे, कितना बदल जाएगा डिफेंस फोर्सेस में प्रोक्योरमेंट का पूरा जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम है वो कितना बदल जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बदलेगा। एक तो आपने जो बात की कि भारत जो है अभी आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। आने वाले समय में हम हथियार बाहर से कम खरीदेंगे और इतनी काबिलियत और क्षमता होगी, हम मैक्सिमम हथियार अपने लिए खुद बनाएंगे। और यही नहीं कि हमें अपने लिए, हम वो हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल है, आपकी जो अभी आकाश मिसाइल है, इसके बाद आपके जो तेजस मार्क 1 अल्फा जो आपके एयरक्राफ्ट है वो जा रहे हैं, सबमरीन बननी है, एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया है। आप INS विक्रांत 2 सितंबर को वो कमीशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सिस्टम है, ये जो जिस प्रकार से अब ये पावर दी है, इससे फायदा क्या होता है, जो जरूरत की चीज आपको महसूस होती है वो ज्यादा टाइम ना लगे, फास्ट ट्रैक से आप जल्दी से जल्दी खरीद लें बिना MOD की सैंक्शन लेने। मुझे लगता है ये बहुत स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। अभी जो डिफेंस फोर्स की मॉडर्नाइजेशन जो एक बड़ा महत्व है, मुझे लगता है वो बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पे जा रही है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कि आप 80 to 90% हथियार आप ना अपने इंडिया में बनाएंगे। 2 आपके डिफेंस कॉरिडोर बन गए हैं, एक नॉर्थ में जो कि यूपी और एक साउथ में। और मुझे लगता है जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आया है, प्राइवेट पार्टनरशिप आई है, जिस प्रकार से L&T आया है, महिंद्रा डिफेंस आया, टाटा आए हैं, इससे सारा गेम चेंज हो गया। मुझे लगता है कि भारत जो लेट जागा, मगर आज की तारीख में हम उस कदार पे पहुंच गए हैं। हम लार्जेस्ट इंपोर्टर से लेके होके आने वाले समय में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होंगे अपने हथियारों को देने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास ये काबिलियत और क्षमता है। और ये हम जो बदल रहे हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छे देश की निशानी है, एक कंट्री जो समझती है कि हमें क्या करनी है। और मैं इस बात से सहमत हूं, हमारी थ्रेट बढ़ती जा रही है आपके नदर्न बॉर्डर पे चीन के साथ भी, और वेस्टर्न बॉर्डर और मैरीटाइम में जो जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कम से कम एक ब्रिगेड UAV की कर दी है, उसने ड्रोन लिए हैं चाइना से और तुर्की से, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपको इसको काउंटर करना है तो आपके पास ये क्षमता और काबिलियत होनी चाहिए कि आप जो हथियार महसूस करते चाहिए वो फास्ट ट्रैक से आए। और मुझे लगता है ये दिस इज द स्टेप इन राइट डायरेक्शन। और अगला ये मुझे लगता है जो चीन, जब ताइवान के साथ उसकी एक प्रकार तनातनी चली हुई है और नवंबर में सी जिनपिंग को 3rd टर्म की मोहर लगवानी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ताइवान में उसको सक्सेस ना मिले, भारत के जो लद्दाख के एरिया में कुछ फिर ना कर दे चीन। ये भी हमें शक और सवाल रहता है। बिल्कुल भारत कोई भी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सर, बिल्कुल। और बिल्कुल, और शी जिनपिंग तो चाहेंगे कि वो ऐसी कोई नजीर पेश करे जिससे लगे कि साहब वो उनका होना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इस फिराक में भी चीन और शी जिनपिंग जरूर होंगे। उन थ्रेट से निपटने के लिए भी हमको अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सिवाच, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कई बार समस्या का समाधान ही समस्या बन जाता है। अब नॉन स्टिक पैन को ही ले लीजिए, लोग इसका इस्तेमाल हेल्दी रहने और तला भुना खाने से बचने के लिए करते हैं, लेकिन एक स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके मुताबिक नॉन स्टिक कुकवेयर में लगे केमिकल लिवर कैंसर तक के खतरे को 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर से लीवर कैंसर का खतरा सुनकर चौंक गए ना आप? दरअसल अमेरिका की साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बर्तनों में इस्तेमाल की गई नॉन स्टिक लेयर को फॉरएवर केमिकल से तैयार किया जाता है। ये केमिकल लिवर कैंसर के खतरे को 4 गुना तक बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, नॉन स्टिक प्लास्टिक में पैक्ड फूड भी हमारे सेहत के लिए खतरनाक है। इसमें भी फॉरएवर केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल लिवर में जाते ही उसके मेटाबॉलिज्म को बदल देता है और लिवर कैंसर की वजह बनता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक ये खतरनाक केमिकल हमारी बॉडी में प्रवेश करते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ये हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करने के साथ ही इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। लिवर के साथ किडनी पर भी फॉरएवर केमिकल का बुरा असर देखने को मिला है। फॉरएवर केमिकल एक ऐसा केमिकल होता है जिसका काम किसी भी प्रोडक्ट को तेल, पानी और आग प्रतिरोधी बनाना होता है। आमतौर पर नॉन स्टिक पैन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शैम्पू और खाद्य पैकेजिंग उत्पादों में इसका इस्तेमाल होता है। स्टडी के मुताबिक ये केमिकल गर्म खाने के साथ धीरे धीरे घुलता जाता है। बॉडी में जाने के बाद ये केमिकल नष्ट नहीं होता और लीवर में होने वाले नॉन वायरल हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा नामक कैंसर का कारण बनता है। स्टडी में शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में ऐसे 2 ग्रुप बनाए, जिनमें एक ग्रुप में लिवर कैंसर के मरीज थे, दूसरे में वे लोग जिन्हें लिवर कैंसर नहीं था। इनके लिए गए ब्लड सैंपल से खुलासा हुआ कि जिन लोगों को लिवर कैंसर था, उनके ब्लड सैंपल में फॉरएवर केमिकल के अंश पाए गए। फॉरएवर केमिकल से बचने के उपायों की बात करें तो जहां तक हो सके नॉन स्टिक रसोई के बर्तनों का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंस और क्लीनिंग प्रोडक्ट के सीधे संपर्क में आने से बचें। साथ ही आप जिस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखें। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार की तरफ से ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाइयों को झटका लग सकता है। बेनामी संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 में हुए संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि साल 2016 में संशोधित बेनामी अधिनियम को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और उसे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिजेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर का सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2016 से पहले के मामलों में कार्रवाई कर रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो संशोधन किया गया था बेनामी कानून में, वो प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कानून बनने के से पिछले की तारीख से पुरानी तारीखों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कानून का सेक्शन 3(2) है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना और कहा कि इसमें जो प्रावधान है वो काफ़ी मनमाने हैं और वो लोगों के हितों के खिलाफ हो सकते हैं। तो ये बड़ी बात रही। दरअसल 2016 में जो बदलाव किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकार जो है वो बढ़ सकें और बेनामी सौदों के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेहतर तरीके से और असरदार कार्रवाई कर सके। इसमें यह भी किया गया था कि बेनामी सौदों का दायरा बढ़ाया गया था। इसके अलावा जो दंड लगाया जाता है ऐसे मामलों में उसको बढ़ाया गया था। ये कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी के फेयर मार्केट वैल्यू के 25% तक दंड लगाया जा सकेगा। साथ ही जेल का प्रावधान, अगर कोई मदद करता है बेनामी सौदों में तो उसमें जो जेल का प्रावधान है वो 7 साल तक कर दिया गया था। साथ ही जो ये कानून है उस कानून में पहले केवल 9 सेक्शन थे, बाद में बढ़ाकर इसमें 72 सेक्शन इसकी संख्या हो गई थी। तो इस तरीके से बहुत असरदार इसको बनाया गया था और सरकार ने ये भी सफाई दी थी कि जो संशोधन किए जा रहे हैं ये कानून में बेहतर सफाई लाने के लिए और इसको असरदार और इसका पूरा मैकेनिज्म ठीक से काम कर सके, इसलिए जो है सारा संशोधन किया गया था। आज बिग टेक कंपनियों की सरकार के सामने पेशी हुई। दरअसल सरकार ये जानना चाहती थी कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां कहीं गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस से घरेलू कंपटीशन को दबा तो नहीं रही हैं। इसके लिए आज टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों की वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति के सामने पेशी हुई। इसमें उबर, मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और ट्विटर ने जो बातें समिति के सामने बताई वो बड़ी दिलचस्प हैं। उबर ने मीटिंग में बताया कि वो होस्टिंग के लिए टैक्सी वालों से 30% कमीशन वसूलती है। वहीं मेटा ने कहा कि वो भारत में ऐप होस्टिंग का कारोबार नहीं करती है। नेटफ्लिक्स ने भी यही जवाब दोहराया और कहा कि वो भारत में ऐप होस्टिंग का कारोबार नहीं करती। नेटफ्लिक्स ने कहा कि उसने अभी तक भारत में मुनाफा कमाया ही नहीं है। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को बाजार में तेजी का मूड देखने को मिला है। सेंसेक्स 257 अंक बढ़कर 59,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 87 अंक चढ़कर 17,570 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 400 अंकों की तेजी रही। निफ्टी बैंक इंडेक्स 38,697 के लेवल पर बंद हुआ। फटाफट से जरा यूएस मार्केट का हाल देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार चल रहा है। आप देखिए
डाउ जोन्स आप देखिए, सुस्ती का माहौल, 152 अंकों की गिरावट के साथ 32,911 के स्तर पर फिलहाल डाउ जोन्स लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और नैस्डैक आप देखिए तो 12,385 के स्तर पर मात्र 3 अंकों की तेजी के साथ तो सुस्त शुरुआत हो रही है अमेरिकी बाजारों की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। अफगानिस्तान में बादल फटने से 20 लोग मारे गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में भी बारिश और बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए। बाढ़ के बाद बेबसी की ये तस्वीरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हैं। पहले सियासी उथल पुथल और अब बाढ़ से सामना। अफगानिस्तान के केंद्रीय इलाकों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सैलाब इतना जबरदस्त था कि अफगानिस्तान के लोगों के घर तबाह हो गए हैं। घर की फिर से मरम्मत एक चुनौती बनी हुई है। जो जहां था वहीं फंसकर रह गया है। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि इतिहास में अब तक इस तरह की बाढ़ नहीं देखी। बाढ़ ने यहाँ के लोगों के मवेशियों, घरों और खेती की जमीन को नष्ट कर दिया है। यहाँ के लोग अब बेघर हो गए हैं। बहुत से लोगों ने पहाड़ों में शरण ले ली है। वहीं पाकिस्तान के क्वेटा में भारी बारिश हुई, जिसके बाद पश्तूनाबाद, हजारा टाउन, कादिरंद, अमीनाबाद, नवान किल्ली, किल्ली कमरानी और सिरियाब इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। भारी बारिश और बाढ़ ने बलूचिस्तान को शेष पाकिस्तान से जोड़ने वाले सभी प्रमुख राज्य मार्गों को काट दिया है। ये एक मुश्किल वाली स्थिति है। अब अधिकारी बारिश के पूर्वानुमान के साथ बचाव और राहत कार्यों के सभी उपाय कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक क्वेटा के पास करकासा बांध के एक पॉइंट पर पहाड़ी टूट गई थी, जिससे पश्चिमी बाईपास के पास वाले कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। एनएचए ने भी बलूचिस्तान के लोगों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले राज्य मार्गों और सड़कों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। मानसून की बारिश ने पाकिस्तान में इस वर्ष 60,000 लोगों को बेघर कर दिया है। सैकड़ों पुल भी इसकी चपेट में आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर चीन सूखे की मार से जूझ रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ हीट वेव के हालात बने हुए हैं। नदियों के सूखने से बिजली संकट पैदा हुआ है। शंघाई जैसे शहर अंधेरे में डूब गए हैं। ये चीन का शंघाई शहर है। यहाँ पर 2 दिनों के लिए प्रसिद्ध बंड रिवर फ्रंट के साथ सजावटी रोशनी को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल चीन आजकल जबरदस्त हीट वेव का सामना कर रहा है और यहाँ पर बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। शंघाई, यांगी डेल्टा क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन इलाके में पिछले कई हफ्तों से भारी गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चीन में मौजूदा दुनिया भर की कार फैक्ट्री में प्रोडक्शन के काम को धीमा कर दिया गया है। वहीं चीन इस साल सूखे की भी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। साउथ वेस्ट चीन के चोंगकिंग में कई जगहों पर आग लग गई है, जिसे बुझाने के लिए सेना तक को तैनात करना पड़ा। भीषण गर्मी और बारिश की कमी की वजह से कई नदियां सूख गई हैं। किसानों की फसलें सूख रही हैं। चीन पिछले 6 दशक के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। इससे न केवल कृषि बर्बाद हो रही है, बल्कि कई कारखाने भी बंद होने वाले हैं। कई हाइड्रो पावर प्लांट बंद होने की वजह से बिजली की भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चीन के कई इलाकों में इस साल सामान्य से 40% कम वर्षा हुई है। इस वजह से यांगत्जे नदी सूख गई है। सरकार ने आपात स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इमरान खान ने हाल ही में एक रैली के दौरान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ज़ेबा चौधरी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की। अब अदालत ने उनके विरुद्ध अवमानना कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 31 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट का कहना है कि इमरान बार बार पाकिस्तान की न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं और न्याय में बाधा डाल रहे हैं। इधर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन की ड्रग रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 19 अगस्त को
मरीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो एक पार्टी में अजीब तरह से डांस करते हुए नजर आई थी। विपक्ष का आरोप था कि पीएम सना मरीन ड्रग्स के नशे में थी और इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए उन्हें ये शोभा नहीं देता। विपक्षी नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सना के ड्रग टेस्ट की मांग की थी। इसके बाद मरीन ने खुद जाकर ड्रग टेस्ट करवाया। सना ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने दोस्तों के साथ पार्टी की, डांस किया, लेकिन जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया। और अब आपको नासा की ओर से ली गई जुपिटर की शानदार तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। नासा के नए और शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की अब तक की सबसे साफ तस्वीरें जारी की हैं। इससे पहले भी टेलीस्कोप ने जुपिटर समेत स्पेस की कई रहस्यमयी चीजों की फोटोज कैप्चर की थी जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। नई तस्वीरें इतनी साफ हैं कि इसमें जुपिटर के चांद, छल्ले, बड़ा लाल धब्बा और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ऑरोरा को देखा जा सकता है। ऑरोरा एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो आसमान में झिलमिलाता हुआ नजर आता है। एशिया कप शुरू होने से 4 दिन पहले टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एशिया कप में भारत का पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ है। अभी यह साफ नहीं है कि द्रविड़ इस मैच के दौरान टीम के साथ रहेंगे या नहीं। टीम के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं हुआ है और चीफ कोच पर फैसला लेना अभी बाकी है। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को झटका लगा है। वो 29 अगस्त से शुरू हो रहे यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हट गई हैं। उन्हें कोहनी में चोट लगी है जिस कारण उन्हें हटना पड़ा। सानिया ने सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम से हटने का ऐलान किया। सानिया के लिए ये एक ब्रेकर जैसा है क्योंकि मैटरनिटी ब्रेक से कोर्ट पर वापसी करने के बाद से ही वो अच्छी फॉर्म में हैं। उन्हें लगातार प्रदर्शन से WTA रैंकिंग में भी उनकी बढ़ोतरी दिखी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर के जिगरी दोस्त विनोद कांबली को नौकरी ऑफर हुई है जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना है। महाराष्ट्र के एक व्यवसायी संदीप थोराट ने इस नौकरी की पेशकश की है, लेकिन ये नौकरी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। कांबली को समूह के फाइनेंस विभाग में काम करना होगा। हालांकि इस पर पूर्व क्रिकेटर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ अपनी राइवलरी को लेकर इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्टोक्स के मुताबिक मैदान के अंदर भले ही दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन मैदान के बाहर सब लोग एक दूसरे का काफी सम्मान करते हैं और उनके बीच काफी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग भी है। एशिया कप से ठीक पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से चौंकाने वाली खबर है। टीम के हेड कोच रसेल डोमिंगो को T20 फॉर्मेट की कोचिंग से हटा दिया गया है। बोर्ड ने उन्हें टेस्ट और वनडे की कोचिंग पर फोकस करने का सुझाव दिया है। बांग्लादेश का छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में काफी खराब प्रदर्शन रहा है। शायद इसी वजह से बोर्ड ने डोमिंगो को हटाने का फैसला किया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।